प्रोसेसिंग यानी कि CIP मॉडल जो है, ये वर्किंग मेमोरी के बारे में बात कर रहा है। और इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो वर्किंग मेमोरी है वो उसकी कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है। ये मॉडल बोलता है कि वर्किंग मेमोरी की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड होती है और वर्किंग मेमोरी को जब हम बहुत सारे टास्क करने के लिए दे देते हैं, जैसे हम बहुत सारी चीज़ें जब लर्न करने की कोशिश करते हैं या बहुत सारी चीज़ें हम एक साथ देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो उसके ऊपर एक बर्डन आ जाता है और वो प्रोसेसिंग ऑफ इनकमिंग इन्फॉर्मेशन और ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें करने में उसको बहुत ज़्यादा एक बर्डन फील होता है। तो वर्किंग मेमोरी का काम क्या है कि इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करना, उसको ट्रांसफर करना, और कहाँ ट्रांसफर करता है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में करता है। फाइनली वो रिट्रीवल भी करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी से। अगर आप कोई चीज़ याद कर रहे हो अपनी वर्किंग मेमोरी में लेके आ रहे हो तो उसको बोलते हैं रिट्रीवल। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कॉग्निटिव लोड। एंड कॉग्निटिव लोड मीन्स द अमाउंट ऑफ वर्क इम्पोज्ड ऑन वर्किंग मेमोरी, कि आप एक वर्किंग मेमोरी के ऊपर कितना अमाउंट ऑफ वर्क लोड करते हो बाय लर्निंग अ टास्क। तो वो लर्निंग के बेस पे कितना ओवरलोड कर रहे हो आप अपनी वर्किंग मेमोरी को और कितना लोड उस पर डल रहा है, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कॉग्निटिव लोड। और CIP मॉडल ये कह रहा है कि वर्किंग मेमोरी की एक लिमिटेड कैपेसिटी है, इसलिए अगर हम ज्यादा इंफॉर्मेशन एक साथ उसमें डालते हैं तो वो बॉटलनेक क्रिएट करता है। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन मेमोरी कैन बी व्यूड फ्रॉम अ कंप्यूटर मॉडल पर्सपेक्टिव। अब मेमोरी के इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल को कंप्यूटर के मॉडल के साथ कंपेयर किया गया। अब जैसे कंप्यूटर है वैसे ह्यूमन माइंड भी है, इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, उसको फॉर्म और उसका कंटेंट अपने तरीके से एनकोड करके चेंज करता है और उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर देता है। और फाइनली जब हमें वो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम उसको रिट्रीव कर पाते हैं जब भी उसकी जरूरत होती है, अगर वो हमें भूल ना जाए तो। तो प्रोसेसिंग में मतलब क्या इन्वॉल्व है, अगर प्रोसेसिंग कर रहा है हमारा माइंड किसी चीज की, तो प्रोसेसिंग में क्या इन्वॉल्व है, प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है एनकोडिंग। अब ये एनकोडिंग आपको बार बार वर्ड सुना, इसमें पढ़ोगे आप एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन किस तरीके से आपने गैदर करी और किस तरीके से रिप्रेजेंट करी है अपने मेमोरी में। फिर होता है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब तो वही है कि आपने कैसे स्टोर करा है। और रिट्रीवल मतलब आप उसको वापस कैसे याद कर रहे हो, वापस इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हो अपने वर्किंग मेमोरी में जिसको आप याद करना चाहते हो। द एंटायर सिस्टम इज गाइडेड बाय कंट्रोल प्रोसेस। तो ये पूरा सिस्टम जैसे कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है CPU, वैसे ही द एंटायर सिस्टम ऑफ मेमोरी इज कंट्रोल्ड, दिस इज गाइडेड बाय अ कंट्रोल प्रोसेस दैट डिटरमिन्स हाउ एंड व्हेन इंफॉर्मेशन विल फ्लो थ्रू द सिस्टम। ये कंट्रोल प्रोसेस क्या डिटरमिन करता है कि कितनी और कैसी और कब इंफॉर्मेशन पास होगी पूरे सिस्टम में से। तो यहाँ पे इन्होंने पूरे तरीके से कंप्यूटर के साथ कंपेयर किया हुआ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अब मेमोरी के ऊपर काफी सारी स्टडीज हुई हैं और कॉग्निशन को बताया गया है, जैसे कि कॉग्निशन में एनकोडिंग होती है, फिर स्टोरिंग होती है, फिर रिट्रीविंग होती है, और कुछ डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स भी हैं इसके। डेवलपमेंटल मतलब जैसे कंप्यूटर में क्या होता है कि आपको हर बार एक नया कंप्यूटर मिलता है, मार्केट में आता है, तो वो पहले से ज्यादा बेटर होता है, उसके अंदर कुछ चीजें और एडवांस जोड़ दी जाती हैं, उसको और बेटर कर दिया जाता है। ऐसे मेमोरी भी तो हमारी डेवलप होती है, हमारी मेमोरी में भी तो चेंजेस आते हैं हमारे बायोलॉजिकल मैचुरेशन की वजह से या हमारे एक्सपीरियंसेस की वजह से हमारे ब्रेन में चेंजेस आते हैं। हमारी कैपेसिटी ऑफ स्पीड, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की कैपेसिटी, उसकी स्पीड, उसकी एफिशिएंसी, ये सारी चीजें बढ़ती हैं ड्यू टू मैचुरेशन या नॉलेज। जितनी नॉलेज होगी उतना स्पीड से आप प्रोसेस करोगे इन्फॉर्मेशन, उतना एफिशिएंटली करोगे। मॉडिफिकेशन होते हैं न्यूरल नेटवर्क में। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, जो हमारे ब्रेन में वो है न्यूरॉन्स के नेटवर्क हैं, जो उसमें चेंजेस आते हैं जैसे जैसे आप लर्निंग करते हो, वो उसमें चेंजेस आते हैं नेटवर्क में। न्यू इमर्जेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अराइजिंग फ्रॉम रिपीटेड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एज अ रिजल्ट ऑफ अडेप्टिंग टू द डिमांड्स ऑफ चेंजिंग एनवायरमेंट। तो जब एनवायरमेंट जैसे जैसे चेंज हो रहा है, आप उसकी डिमांड के साथ अपने आप को अडेप्ट करते जा रहे हो, एनवायरमेंट के चेंजेस के साथ अपने आप को अडेप्ट करते जा रहे हो। और लास्टली इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मेटाकॉग्निशन। हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी भी धीरे धीरे इंक्रीज होती है और मेटाकॉग्निशन भी। मेटाकॉग्निशन का मतलब है जब आप अपनी खुद की ही कॉग्निटिव एबिलिटीज के बारे में सोचते हैं। और ये सारे चेंजेस हमारे एवोल्यूशन से आते हैं, धीरे धीरे हमारी स्पीशीज टू स्पीशीज, जनरेशन टू जनरेशन हम इवॉल्व हो रहे हैं। तो जैसे जैसे हम इवॉल्व हो रहे हैं हमारे ब्रेन में धीरे धीरे चेंजेस आते हैं और ये चेंजेस सारे जो है डेवलपमेंटल चेंजेस हैं। अब एनकोडिंग की जो बात हो रही थी उसका मतलब डिटेल में देखते हैं। देखो, एनकोडिंग अकर्स ड्यूरिंग द इनिशियल प्रोसेस ऑफ स्टिमुलस और इवेंट। एनकोडिंग का मतलब क्या है कि जैसे ही हमने कोई चीज देखी तो हम उसको अपने तरीके से अपने माइंड, अपनी मेमोरी में स्टोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको अपने तरीके से समझ के। मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस दिस प्रोसेस। अब अगर मैचुरेशन और एक्सपीरियंस है तो एनकोडिंग में फर्क आएगा। अब छोटा बच्चा किस तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन एनकोड करता है और एक एल्डरली उसके सामने खड़ा है वो उस इन्फॉर्मेशन को कैसे एनकोड करता है, इन दोनों में बहुत फर्क होगा। मैचुरेशन का फर्क होगा, एक्सपीरियंस का फर्क होगा। अब जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि Dempster suggests that adult capacity for short-term memory of 5 plus 2 digits might be as much as 2 digit lower for children age 5। तो अब जैसे हमने ये पढ़ा था कि हमारी अगर कैपेसिटी 5 प्लस 2 डिजिट्स की है, तो हो सकता है कि बच्चों में उससे भी कम हो, उसमें सिर्फ 2 डिजिट्स की हो, या फिर और अगर 9 साल का बच्चा है तो उसकी कुछ और कैपेसिटी हो। तो ऐसे एक तो हमारी एनकोडिंग की पावर उससे चेंज हो गई, क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी है मेमोरी की वो कम या ज्यादा है डिपेंडिंग ऑन आवर एज या मैचुरेशन एक्सपीरियंस की वजह से। एज फॉर एक्सपीरियंस, इन अ सीरीज ऑफ वेल नोन स्टडीज ऑफ एक्सपर्टीज, नोविसेस रिमेंबर न्यू इन्फॉर्मेशन लेस देन वेल एक्सपर्ट्स। अब इस लाइन का क्या मतलब है, देखो, नोविसेस मतलब नए लोग जिनको नहीं पता, जो पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार सीख रहे हैं, उनको एक नई इंफॉर्मेशन बहुत इजीली याद हो जाती है,
एज कम्पेयर टू जो लोग पहले से पढ़े हुए हैं, वो पहले से जानते हैं, वो अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन सुनेंगे तो वो उसमें उनकी जो पहले याद करी हुई चीजें हैं वो इंटरफेयर करेंगी। जैसे हमने एक बार रेट्रोस्पेक्टिव इंटरफेरेंस और ये इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा था। तो ये प्रोएक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है कि अगर आपको पहले कोई चीज पता है और उसी से रिलेटेड आप नई चीज याद करते हो तो आपको थोड़ा सा उसमें नई चीज को समझने में, थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन आपका अगर माइंड टोटली ब्लैंक है और एक आप ये पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको वो इजीली याद हो जाएगा। लेकिन जिसको पहले से एनकोडिंग के बारे में कुछ नॉलेज है और वो ये पढ़ेगा तो उसको थोड़ा सा इस नई चीज को एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। So one of the most important differences between novices and experts is the structure and organization of domain specific knowledge। तो अब यहाँ पे एक तो मैचुरेशन की वजह से फर्क आया, क्योंकि मैचुरेशन की वजह से कैपेसिटी हमारी कम ज्यादा हो सकती है मेमोराइज करने की। दूसरा यहाँ पे एक्सपीरियंस की वजह से फर्क आया, क्योंकि अगर कोई न्यू है तो वो जल्दी याद कर लेगा नई चीजों के बारे में, और अगर कोई पहले से कुछ और चीजें पढ़ रखा है या पहले से एक्सपर्ट है किसी चीज में तो वो नई इन्फॉर्मेशन को याद करने में टाइम लगाएगा। और फिर उसके बाद आता है स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन अकर एज द लर्नर प्रोसेसेस एंड स्टोर्स इन्फॉर्मेशन। तो जैसे जैसे हम इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, जैसे जैसे स्टोर करते हैं, तो उसमें स्ट्रक्चरिंग और ऑर्गेनाइजिंग चलती रहती है और लर्नर की एबिलिटी चेंज होती रहती है मैचुरेशन और एक्सपीरियंस की वजह से, जो हमने अभी ऊपर देखा। और व्हेन प्रेजेंटेड विद इन्फॉर्मेशन दे आर आस्क्ड टू रिमेंबर, यंगर चिल्ड्रन डू नॉट रिहर्स इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू रिमेंबर इट। एज दे गेट इनटू स्कूल दे बिगिन टू डेवलप और आर टॉट वेरियस स्ट्रैटेजीज। अब बच्चे हैं छोटे जिनको नहीं पता कि कैसे कैसे याद करी जा सकती है कोई चीज़। हम इतने बड़े हैं, हमें पता है कि लिख के याद कर सकते हैं, बार बार बोल के याद कर सकते हैं, या हम इमेजेस बना के याद कर सकते हैं, हम कीवर्ड्स लिख के याद कर सकते हैं, निमोनिक्स का यूज कर सकते हैं। हमको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आती हैं चीजें याद करने की। लेकिन छोटे बच्चों को नहीं पता, तब वो स्कूल जाते हैं जहाँ पे उनको ये स्ट्रैटेजीज सिखाई जाती हैं। तो शुरू में तो कोई और उनको सिखा रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे हमारे अंदर वो खुद ही चीज आ जाती है कि हम अपने आप ही उन स्ट्रैटेजीज को यूज करना शुरू कर देते हैं याद करने के लिए। तो धीरे धीरे हमारी मेमोरी की भी स्ट्रक्चरिंग और ऑर्गेनाइजेशन होती रहती है। One of the most important information processing capacity of a child develops is the ability to organize information, influenced by child's ability to categorize. As in this case, as in the case with information processing capacities, this ability changes with both maturation and experience. अब वही इसी चीज की बात हो रही है जो हमने ऊपर डिस्कस करा कि चाइल्ड जो है, बच्चा जो है, धीरे धीरे उसके पास एक एबिलिटी आती है कि किस तरीके से वो अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, कैसे वो उसको ऑर्गेनाइज करेगा और कैसे वो कैटेगराइज करेगा उसको, और कैटेगराइज करने से उसको वो इन्फॉर्मेशन जल्दी याद होगी। तो वो कैपेसिटी धीरे धीरे मैचुरेशन और एक्सपीरियंस के साथ समझ में आनी शुरू होती है। अब यहाँ पे कैटेगराइजेशन की बात करिए तो बेसिक टाइप ऑफ कैटेगराइजेशन देखो क्या है। वन ऑफ द बेसिक टाइप ऑफ कैटेगराइजेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ स्पेसिफिक इवेंट्स, आइडियाज, पीपल, थिंग्स इनटू कॉन्सेप्ट। अब ये वर्ड मैंने आपको बताया था जब हम स्कीमास पढ़ रहे थे कि आपको आगे जाके ये वर्ड भी मिलेगा जिनको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट का मतलब है जब हम चीजों को कैटेगरीज के अकॉर्डिंग याद करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे अगर हम एक छोटे बच्चे को बोले कि जिसके 4 टायर्स होते हैं और उसमें एक स्टीयरिंग व्हील होती है और ऊपर से वो कवर्ड होता है तो उसको हम कार बोलते हैं। तो एक छोटा जो बच्चा होगा जो पहली बार ये चीज सीख रहा है वो उसका एक मन में कॉन्सेप्ट बना लेगा कि कोई भी ऐसी चीज जिसके 4 टायर्स होते हैं और उसकी स्टीयरिंग व्हील होती है और उसके ऊपर कवर होता है तो उसको कार की कैटेगरी में डाला जाएगा, या फिर व्हीकल। तो वो एक कॉन्सेप्ट बना लेगा। तो वो क्या करेगा, अगली बार जब भी वो कोई ऐसी चीज देखेगा तो उसका जो माइंड है जल्दी से उसको याद दिलाएगा कि उसने एक कॉन्सेप्ट याद किया था जिसको कार या व्हीकल बोलते हैं। तो वो जो सामने जो चीज आ रही है उसके, वो उसी कॉन्सेप्ट में फिट होती है। तो ये कॉन्सेप्ट एक तरीके का स्कीमा भी है। स्कीमास भी क्या होते हैं, स्कीमा होते हैं हम मेंटली कैसे अपनी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी में कॉन्सेप्ट आ जाते हैं क्योंकि हम उसको कैटेगराइज भी कर देते हैं। So the ease of identifying similarities of members of the concept and distinguishing differences between। अब जैसे एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि जो मैंने बोला कि हमने उसको बताया है कि जो 4 टायर्स होते हैं जिसके स्टीयरिंग व्हील होते हैं। सपोज उसकी जगह पे एक चीज वो देखता है कि जो बोट है जिसमें टायर नहीं है ना तो उसमें स्टीयरिंग व्हील है, फिर भी वो चीज लोगों को उठा के ट्रांसपोर्ट कर सकती है या लोग उसमें ट्रेवल कर सकते हैं, शिप है या बोट है। अब उसको जो बच्चा है वो अपने कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करेगा बोट को, और उसको ये समझ में आ जाएगा कि इसकी कोई भी करेक्टरिस्टिक जो है ना उससे मैच नहीं कर रही है जो कार से करती थी, इसका मतलब ये अलग एक कैटेगरी है। तो इसीलिए हमें अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू ये भी पता चलता है कि कौन सी चीजें सेम कैटेगरी में आएंगी और कौन सी चीजें अलग। फॉर एग्जाम्पल, द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमल वुड बी मोर डिफिकल्ट देन डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉग और कैट। अब देखो जब कॉन्सेप्ट बनाएगा वो एनिमल का तो उसमें वो दोनों को डाल देगा, डॉग को भी डाल देगा, कैट को भी डाल देगा, क्योंकि एनिमल का कॉन्सेप्ट वो कैसे बनाएगा, क्योंकि 4 लेग्स होंगे एनिमल के और इस तरीके से वो वॉक करेगा तो वो होगा एनिमल, और उसके अंदर ये दोनों चीजें आ जाएंगी डॉग और कैट। अब वो दोनों के बीच में सिमिलैरिटी देखेगा कि दोनों ही 4 लेगेड हैं, दोनों के 4 लेग्स हैं, तो वो एनिमल की कैटेगरी में आएंगे। अब डिफरेंसेस उसमें क्या देखेगा, वो जो डिफरेंसेस होते हैं तो उससे क्या होगा, उसको ये आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर जो सामने एनिमल्स हैं जो डॉग और कैट है ये एनिमल की कैटेगरी में आ रहे हैं लेकिन ये आपस में थोड़ा सा डिफरेंट है। और वैसे ही साथ में एनिमल के अलावा उसके माइंड में एक कॉन्सेप्ट और बना होगा प्लांट का, और प्लांट का उसका अलग कॉन्सेप्ट होगा प्लांट की कैटेगरीज के अकॉर्डिंग कि प्लांट जो होते हैं उनमें वो ग्रीन कलर के होते हैं, उनकी लीव्स होती हैं, वो ग्राउंड में होते हैं या फिर उनकी रूट्स होती हैं। इस टाइप से उसने प्लांट याद किया है। एनिमल का उसने याद किया है कि वो 4 लेगेड होते हैं। अब जब उसने डॉग और कैट देखा तो ऑटोमेटिकली उसके एनिमल वाले कॉन्सेप्ट में चला जाएगा और वो इजीली डिफरेंशिएट कर सकता है कि वो प्लांट नहीं है, क्योंकि उसकी कोई भी चीज उसके एनिमल वाले कॉन्सेप्ट से मैच नहीं कर रही है।
ओके, सो दिस हैज एन इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन एज वी डिजाइन लर्निंग एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन। अब ये चीज आप सोचो कहाँ काम आती है, जब बच्चों के लिए लर्निंग एक्टिविटीज डिजाइन की जाती है, जब उनको बचपन से हर चीज लर्न करना सिखाई जाती है, तो ये कॉन्सेप्ट सारे यूज होते हैं कि उनको कैटेगराइज करके। तभी तो हमने देखा है कि हम हर चीज की कैटेगरीज बताते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ एनिमल्स भी बता रहे हैं तो हम उसमें उन्हें कैटेगरीज बताते हैं कि हर्बीवोर्स हैं, ये कार्निवोर्स हैं, ये मैमल्स हैं, ये हम हर चीज में कैटेगरी बताते हैं, क्योंकि कैटेगराइज करने से ना उनके कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होते हैं और वो इजीली लर्न कर पाते हैं। फिर आता है स्टोरेज और रिट्रीवल। स्टोरेज और रिट्रीवल में यह है कि हम कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं और कितने टाइम तक हमें वो याद रहेगी, हम उसको बाद में रिट्रीव कर सकते हैं। For example, prior to about age 7 months of an infant will not seek an object that has been shown. अब यहाँ पे देखो बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, इसको हम ऑब्जेक्ट परमानेंस भी बोलते हैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल को, कि 7 महीने से छोटा बच्चा होगा, अगर आप उसको कोई चीज दिखाओगे, टॉय दिखाओगे और उसके बाद उस टॉय को छुपा दोगे तो वो उसको ढूंढेगा नहीं। उसके लिए वो चीज जो है वो तभी है जब वो उसके सामने है, जब आपने हटा दी तो वो चीज उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सो इन्फेंट हैज एनकोडेड द ऑब्जेक्ट एज अ रैटल। रैटल मतलब वो जो आवाज करता है उसका टॉय होता है, तो उसने उसको अपने माइंड में एनकोड कर लिया है कि वो एक रैटल है एंड विल रीच फॉर इट, फिर वो उसकी तरफ जाएगा, बट सीम्स टू लूज इंटरेस्ट एज सुन एज इट इज नो लॉन्गर इन व्यू। अब जैसे ही आप उसको हटा दोगे वो भूल जाएगा। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट इम्परमानेंस बोलते हैं, मतलब उसके लिए ऑब्जेक्ट परमानेंट नहीं है, इम्परमानेंस। लेकिन 7 महीने के बाद ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, मतलब उसको समझ में आ जाता है कि जो चीज उसने देखी थी वो अभी भी कहीं ना कहीं है। यहाँ पे उसका अभी भी इम्परमानेंस है, इम्परमानेंस। इम्परमानेंस मतलब कि वो सोच रहा है कि जो चीज थी वो अब नहीं है, जो सामने नहीं है वो चीज नहीं है, ये हो गया इम्परमानेंस। 7 महीने के बाद ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाता है। अब उसका मतलब उसके माइंड में वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्टोर्ड है कि वो चीज एग्जिस्ट करती है। तो यहीं से आपका क्या शुरू हो गया, इन्फॉर्मेशन स्टोरेज का प्रोसेस शुरू हो चुका है। और भी कुछ स्टडीज करी हुई है, जैसे डेमोन्स्ट्रेट अ चाइल्ड इंक्रीजिंग एबिलिटी टू परफॉर्म सिंपल मल्टीपल एक्ट सीक्वेंसेज बाय द एज ऑफ 13 मंथ्स इन्फेंट्स कैन रिप्रोड्यूस 3 एक्ट सीक्वेंस। तो जैसे हम इन्फेंट्स को अगर बोलते हैं, मतलब जो 13 मंथ्स के हैं, उनको कोई एक्ट सीक्वेंस मतलब कुछ एक्ट करके दिखाते हैं, उन्हें वो रिपीट करना है, तो वो 3 एक्ट सीक्वेंस रिपीट कर पाते हैं। मतलब वो उतना थोड़ा बहुत अपने माइंड में स्टोर कर पाते हैं कि हमें इसके बाद क्या करना है। जैसे हमने उनको एक्ट करके दिखाया, जैसे एक बार ताली बजाई, फिर हमने एक बार एक राउंड सर्कल लिया और फिर बैठ गए, तो उसको बोला अब आप तुम रिपीट करो, तो वो इतना तो याद कर ही सकता है, उसके माइंड में इतना स्टोर हो जाता है कि हमने क्या क्या किया था और वो उसी तरीके से रिपीट करके दिखा देता है। ऐसे 24 मंथ्स में वो 5 एक्ट सीक्वेंसेज याद कर सकता है, फिर 30 मंथ्स में कम से कम 8 सेपरेट एक्शन याद कर सकते हैं। फिर आ गया कि चिल्ड्रन लैंग्वेज स्किल्स भी धीरे धीरे याद करना शुरू कर देते हैं, तो अब उनके ब्रेन में स्टोरिंग होना शुरू हो चुकी है, इसका मतलब उनकी मेमोरी स्टोरेज करना शुरू कर चुकी है। तो स्टोरेज के साथ साथ रिट्रीवल भी कर रही है, क्योंकि रिट्रीवल मतलब कि जब वो सुन रहे हैं तो उसको याद कर रहे हैं, और जब वो बात करते हैं तो उसी लैंग्वेज के वर्ड्स को वो बोलते हैं। इसका मतलब छोटी एज से ही हमारी मेमोरी में स्टोरेज और रिट्रीवल ये इंफॉर्मेशन होती रहती है। सो फ्लेवल ने क्या कहा है, मेड 4 ऑब्जर्वेशंस अबाउट स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। इन्होंने 4 ऑब्जर्वेशंस करी है स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट की। पहली कि स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट इज नॉट लीनियर। When developing any particular strategy, development will often stall or even regress before it comes systematically and correctly use. तो पहली चीज तो ये कहना है कि कोई एक सिंगल लीनियर स्ट्रैटेजी नहीं है। जब भी हम कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं याद करने की, शुरू में प्रॉब्लम आती है, कभी कभी वो बिल्कुल ही नहीं हो पाता है, धीरे धीरे वो हमें समझ में आता है कि कैसे उस स्ट्रैटेजी को यूज करना है। दूसरी चीज है कि स्ट्रैटेजी विल कंटिन्यू टू डेवलप आफ्टर इट इज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन इट्स मैच्योर फॉर्म। द कंटिन्यूड डेवलपमेंट में टेक मंथ्स और इवन ईयर्स। तो जो स्ट्रैटेजी हमने एक बार देख लिया यूज करके, जिसमें हमें लग रहा है कि वो हमें एक इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करने में हमारी हेल्प कर सकती है, तो वो स्ट्रैटेजी फिर वो कंटिन्यू होती है, डेवलप होती रहती है। तीसरा है चिल्ड्रन शो कंसिडरेबल वेरिएबिलिटी इन देयर यूज ऑफ स्ट्रैटेजीज। चिल्ड्रन ऑफर गो बैक एंड फोर्थ इन देयर यूज ऑफ स्ट्रैटेजीज, चेंजिंग स्ट्रैटेजीज। तो बच्चे ना चेंज करते रहते हैं स्ट्रैटेजीज को, वो एक ही स्ट्रैटेजी को हमेशा यूज नहीं करते हैं हर चीज के लिए, कभी वो कोई और स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, कभी कुछ और करते हैं, जो उनके लिए ठीक होता है उस टाइम पे उसको। और चौथी चीज ये है कि चिल्ड्रन डिफर इन देयर एबिलिटीज टू इंटीग्रेट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। और वो कितनी ज्यादा इंटीग्रेट कर सकते हैं स्ट्रैटेजीज को लर्निंग के लिए, वो उनकी अपनी अपनी खुद की एबिलिटी होती है जो सबकी अलग होती है। उनको एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जिससे वो अपने खुद के लिए लर्निंग प्रोग्राम्स खुद ही डिसाइड कर सके अपनी स्ट्रैटेजीज को। हमने भी तो धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजीज खुद ही डिसाइड करी है ना कि हमें कैसे अच्छा लर्न होता है। कुछ लोग लिख लिख के लर्न करते हैं तो उनको धीरे धीरे पता चला है ना ये, तो उनको बच्चों को भी छोड़ देना चाहिए समझने के लिए कि उनको कौन सी स्ट्रैटेजी से याद होगा। उससे उनको पता चल जाएगा कि उनके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट है लर्निंग के लिए। तो अब आपके ये नेक्स्ट वीडियो में शुरू होगा थ्योरीज ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी स्ट्रैटेजी से याद होगा, उससे उनको पता चल जाएगा कि उनके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट है लर्निंग के लिए। तो अब आपके ये नेक्स्ट वीडियो में शुरू होगा थ्योरीज ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।